हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक एवं राजनैतिक आंदोलन के बारे में। कल के लेक्चर में हमने सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हुए थे कि हम लोगों को क्या क्या इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं। हम लोगों को पढ़ने हैं, पहला टॉपिक हमारा है महिलाएं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? महिलाएं। और किसमें महिलाएं? हमें सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन में महिलाओं के बारे में पढ़ना है कि महिलाओं के बारे में क्या क्या इस राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में कहा गया है। उन सभी टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर पिछली लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली लेक्चर में हमने पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि इस सिलेबस में आपको किस किस टॉपिक को कवर करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या कहा गया है? यह इकाई भारत में महिलाओं की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में योगदान से संबंधित है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित बातें समझ सकेंगे। पहली बात क्या है? भारत में महिला आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। दूसरा टॉपिक है महिला एकता के सामने आ रही दिक्कतें। तीसरी टॉपिक है राजनीतिक में महिला की भूमिका। ये 3 टॉपिक्स के बारे में आप सभी पढ़ेंगे। इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उद्देश्य में। ठीक है, अब आगे हमारा अगला हेडिंग आ जाता है कि प्रस्तावना क्या है। अगली हेडिंग हमारी क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखेंगे क्या है। भारत में महिला के सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन में भूमिका को समझने के लिए इसको निम्न भागों में बांटना पड़ेगा। पहला भाग जो है हमारा, हम 9वीं शताब्दी में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए उपनिवेश पूर्व एवं उपनिवेशवाद का काल। आगे हम इन आंदोलनों को 2 वृत्तीय दृष्टिकोण से देखेंगे। पहला क्या है? महिलाओं के लिए। देखिए, पहला है जो महिलाओं के लिए है और दूसरा क्या है? महिलाओं के द्वारा, यानी कि महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा। इन 2 दृष्टिकोण को हम देखेंगे। आगे क्या है? पहला देखिए, महिलाओं के लिए क्या कहा गया है। सुधारवादी काल एवं राष्ट्रीय संघर्ष के काल को महिलाओं के लिए काल कहा गया है या काल कहा जा सकता है। महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी शिद्दत के साथ भाग लिया था, लेकिन नेतृत्व जो था वो पुरुषों के हाथ में था। लेकिन यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये काल जो आपका था, ये काल बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों था महत्वपूर्ण? क्योंकि ये जो है, यह महिलाओं की स्वतंत्रता का शुरुआती काल था। ये पहला हो गया आपका। और सेकंड में क्या था आपका? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा क्या होता है? देखिए, सेकंड में जो है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय महिलाओं की स्वयं की स्वतंत्रता से संबंधित था, जिसकी स्थापना ब्रिटिश राज के समय से हो गई थी। जब महिलाओं ने अपनी पहचान साहित्य एवं कार्य प्रणाली के माध्यम से विकसित की। धीरे धीरे वे विश्व के महिला आंदोलन का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे क्या हो गई? वो विश्व के महिला आंदोलन का हिस्सा बन गई है तथा उनकी भूमिका अपने देश में काफ़ी अहम हो गई। जो महिलाओं की भूमिका थी, उनकी अपने अपने देशों में अहम भूमिका हो गई महिलाओं की। ये हमारा इतना सारा हमारा क्या आता है? प्रस्तावना में आता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? देखिए,
अगला टॉपिक है जो हमारा वो है 19वीं शताब्दी एवं 20वीं शताब्दी में महिला सुधार। यानी कि जो हमारा 19वीं और 20वीं शताब्दी था उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या सुधार किए गए, ये इस टॉपिक में बताया गया है। देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 19वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? 19वीं सदी को हम महिलाओं की सदी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो आगे दिया गया है। उनके अधिकारों तथा उनके खिलाफ किए गए गलत कार्यों तथा उनकी क्षमताओं योग्यताओं के ऊपर काफ़ी बहस का विषय आरोप में आया था। सदी की समाप्ति के बाद नारीवादी विचार काफ़ी सक्रिय रूप से उभरकर सामने आए। विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और यहाँ तक कि रूस में भी आए थे। भारत में महिलाओं के खिलाफ ज़्यादती को समाज सुधारक ने उठाना शुरू किया। इस प्रकार के आंदोलन बंगाल एवं महाराष्ट्र में शुरू हुए थे। इस प्रकार के आंदोलन कहाँ सबसे पहले प्रारंभ हुए थे? बंगाल में प्रारंभ हुए थे और कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में प्रारंभ हुए थे। ये हमारा क्या कहा गया है? 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं के सुधार के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम इतना पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है। अगला टॉपिक हमारा है सती प्रथा का विरोध। यानी कि जो प्राचीन काल में जो एक प्रथा चली थी सती प्रथा, उसके विरोध के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में कहा गया है कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में इसका विरोध हुआ था। किसका विरोध हुआ था? सती प्रथा का विरोध हुआ था। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। भारतीय पूंजीपति वर्ग जिसका जन्म पश्चिमीकरण के बाद हुआ, समाज में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने जातिवाद, मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह एवं सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। उनके अनुसार वे प्राचीन समाज के तत्व थे। राम मोहन राय और विद्यासागर को इनके अनेक प्रशासनिक एवं कानूनिक समर्थन प्राप्त हुआ। 1817 ईस्वी में पंडित मृत्युंजय विद्यालंकार ने यह घोषित किया कि सती को शास्त्रीय मान्यता नहीं है। एक साल बाद गवर्नर विलियम वोंटिक ने अपने प्रोविंस बंगाल में सती प्रथा पर विरोध यानी कि रोक लगा दी। भारत के अन्य भागों में सती प्रथा पर रोक लगाने के कार्य में 11 वर्षों का समय लगा। कितने वर्षों का समय लगा? 11 वर्षों का समय लगा। बाद में 1929 ईस्वी में जो है सती प्रथा का विरोध मतलब एक सती प्रथा के विरोध में यानी कि निरोधक कानून भी पारित किए गए। यानी कि 1929 ईस्वी में जो है वो सती प्रथा के विरोध में एक कानून भी पारित हुआ। ठीक है, इतना हम सती प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए अगले टॉपिक पे हम क्या चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विधवा पुनर्विवाह। यानी कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका फिर से विवाह कराना ही क्या बोला जाता है? विधवा पुनर्विवाह बोला जाता है। इस टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए 1850 में पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह साबित किया कि शास्त्रों के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है। यह एक प्रकार का लंबा सफर था जिसमें कई बहस विवाद भी उत्पन्न हुए। वर्नाकुलर प्रेस में इसके समर्थन में तथा विरोध में कई प्रकार के लेख व्यंग सामने आए। इसने समाज में अशांति फैलाई। 1855 में विद्यासागर ने गवर्नर जनरल को ज्ञापन यानी कि याचिका प्रस्तुत की। 1871 में मद्रास में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना हुई, लेकिन यह बहुत कम समय तक रह पाया। 1878 ईस्वी में विश्वसालिंगम ने
राजमुंदरी समाज सुधार एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका मूल मकसद विधवा पुनर्विवाह था। 1892 में यंग मद्रास पार्टी एवं हिंदू समाज सुधार संघ शुरू किया गया। 40 साल हुए कानून पारित हुए, तब से लेकर आज तक 500 पुनर्विवाह ही हुए थे। कितने हुए थे? 500 पुनर्विवाह ही हुए थे। ज़्यादातर उसमें से बच्चे थे या तो कम उम्र की विधवा थी। यानी कि ये जो हमारा ये कानून था पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह जो कानून प्रचलित हुआ था, वो उसके 40 साल कानून को पारित हुए हो गया था, लेकिन 40 सालों में केवल 500 पुनर्विवाह ही हुए थे। और जिस पुनर्विवाह में केवल या तो बच्चियां शामिल थी, जो छोटे छोटे बच्चे कम उम्र के बच्चे होते थे वो शामिल थे, या तो कम उम्र की विधवाएं शामिल थी। यानी कि इसका पूरा मतलब है कि जो विधवा पुनर्विवाह है वो जो है बहुत प्रयासों के बाद भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, और बहुत साल हो गए, मतलब यानी कि 40 साल हो गए थे कानून को पारित हुए, लेकिन उसमें से केवल 500 पुनर्विवाह ही हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि यहाँ पर जो थे वो ज़्यादातर पुनर्विवाह नहीं कराना चाहते थे, ऐसा कुछ था मानना। ठीक है, यहाँ इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की टॉपिक में हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा वेश्याओं का विस्थापन। देखिए, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। अन्य समाज सुधारकों में जिन्होंने हमेशा महिलाओं के समाज सुधारक की बात कही, उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, काव्य एवं कई महिलाएं जैसे पंडित रमाबाई, सिस्टर निवेदिता एवं टैगोर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी शामिल हैं। बंगाल में विद्रोह की लहर व्यापक हुई, जिसमें मधुसूदन दत्ता और हेनरी ढेरोजियो ने मुख्य भूमिका निभाई। वे दोनों महान कवियत्री भी थीं। उन्होंने पुरुषों की नैतिकता पर भी हमला बोला तथा सुधारों को लागू करने की बात कही। मधुसूदन ने वेश्याओं को संगठित किया तथा उन्हें उन अच्छे कार्यों करने के लिए प्रेरित किया। आगे देखिए क्या है। 1869 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार 90% वेश्याओं के कलकत्ता की कुलीन ब्राह्मण परिवार की महिलाएं थीं, जो ज़्यादातर विधवा थीं। कुलीन ब्राह्मण समाज की तिरस्कृत महिलाएं थी, जिनकी जीविका शादी करके दहेज इकट्ठा करना था। उनका रहन सहन भी पूरी तरह से मुक्त था, क्योंकि वे ज़्यादातर अपने पिता के घर पर ही रहती थी। उनकी संख्या 100 के करीब थी। इस प्रकार बाजार में कम से कम 100 वेश्याएं हमेशा मौजूद रहती थी। विद्यासागर, जो कि ये पहले व्यक्ति थे जो विधवा पुनर्विवाह की बात करते थे, उन्होंने उनके पुनर्वास की बात कही। यानी कि जो विद्यासागर थे वो क्या थे? जो विद्यासागर थे वो पहले से ही विधवा पुनर्विवाह की बात किया करते थे, और उन्होंने उन महिलाओं वो महिलाएं जो वेश्याएं थी उनकी ये पुनर्वास की बात की। क्या कही? पुनर्वास की बात कही। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है आर्य समाज। आर्य समाज में क्या है? देखिए, स्वामी दयानंद उस समय के क्रांतिकारी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा शास्त्रों के ज्ञान लेकर महिलाओं के साथ समान
व्यवहार करने की बात कही है। उनके आर्य समाज ने महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई, जो कि पुरुष पर भी ये लागू नहीं थी। उनकी ये प्रतिनिधित्व पुस्तक सात्यार्थ प्रकाश में, उनकी प्रमुख पुस्तक जो थी वो क्या थी, सात्यार्थ प्रकाश थी। प्रकाश में दयानंद ने इस बात पर जोर दिया कि आर्य समाज में बहु विवाह, बाल विवाह तथा महिलाओं के एकांतवास का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए समान शिक्षा की बात कही तथा उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी को सीखने की बात भी कही। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 16 कर दी तथा लड़कों की उम्र 25 वर्ष कर दी। लेकिन आर्य समाजी जैसे लाला लाजपत राय और लालचंद ने महिलाओं के लिए शिक्षा का विरोध किया। उनके मुताबिक यदि ये शिक्षा हो तो भी ये लड़कियों की शिक्षा का चरित्र चरित्र अलग होना चाहिए। उनके अनुसार उन्हें केवल धार्मिक, सिलाई, कसीदा, खाना पकाना, चित्रकारी तथा संगीत की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ब्रह्म समाज जो कि ये मूर्ति पूजा के लिए विरोध में शुरू हुआ, उनकी भी महिलाओं के बारे में यही धारणा थी। यही धारणा आगे स्वतंत्रता आंदोलन तक भी जारी रही। केवल एक ही आवाज़ जो कि ये विरोध में थी, वो थी ये सुभाष चंद्र बोस की आवाज़। उस समय महिलाएं ना तो जागृत थी और ना ही उनको किसी चीज़ की मांग करने की अनुमति थी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए क्या है, बाल विवाह पर रोक। अगला जो है टॉपिक हमारा क्या है, वो बाल विवाह पर रोक है। यानी कि 1860 में एक कानून पारित हुआ जिसमें यह शादी की उम्र 10 वर्ष करने पर सहमति बनी। शताब्दी के अंत तक बहराम मालाबारी, जो कि एक पारसी थे, ने इस कानून के समर्थन में प्रचार किया। वो वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों एवं लोक सेवकों को मनाने में कामयाब रहे। उनका मत था कि कम उम्र में शादी करने से कमजोरी तथा शारीरिक मजबूती, ताकत कम होती है। इससे उसके विकास में भी ये बाधा पहुंचती है। 1891 में तिलक ने इस कानून के विरोध में आंदोलन चलाया। सुधारवादी आंदोलन इतने मजबूत थे कि उनका विरोध करना नामुमकिन था। देखिए, अब ये सब टॉपिक आपका मैं कवर कर चुकी हूँ। अब ये टॉपिक आप सब एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर रिवीजन करने के बाद यहाँ पर देखिए, इतने जो टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं आज के लेक्चर में, उन्हीं सब का ये आपका ये प्रश्न दिया गया हुआ है। इसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन हैं जिसको आपको अपने शब्दों में करना है। पहला प्रश्न क्या है आपका, 19वीं सदी को महिलाओं का युग क्यों कहा जाता है। अब आप सब इसका उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो आप सब इसका उत्तर लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि 19वीं सदी को महिलाओं का युग क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस 19वीं शताब्दी में महिलाओं के जो बारे में जो मिथ थे, जो विचार थे महिलाओं के बारे में, पारंपरिक जो विचार थे, उन पे रोक टोक लगा। बाल विवाह पर रोक लगा, सती प्रथा पर रोक लगा और विधवा पुनर्विवाह कराया जाने लगा। ये सभी आंदोलन चलाए गए और इन
सभी आंदोलनों पर, कुछ आंदोलनों पर रोक लगा, कुछ चलाया गया। यानी कि पूरी तरीके से महिलाओं के पारिस्थितिक सुधार के बारे में बात की गई है 19वीं शताब्दी में। इसीलिए इस शताब्दी को हम क्या कहते हैं, महिलाओं का युग कहा जाता है। अब सेकेंड प्रश्न क्या है आपका, देखिए दयानंद सरस्वती का योगदान क्या था। अब दयानंद सरस्वती का योगदान क्या था, ये सब आप जो अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है ये सब आप लिख लीजिएगा। अब काफ़ी ये लंबी वीडियो हो जा रही है, फिर ये जो आपके तीनों प्रश्न हैं इसके उत्तर मैं कल की वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो आप सभी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं डेली लेक्चर डालूँगी वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। तो आप सभी अगली लेक्चर का वेट करिए और इस लेक्चर को एक बार और देख के इसके आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखने का प्रयास करिए। कल की वीडियो में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।